हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में आज हम सभी जो है डीएसएसबी अकाउंट्स मैनेजर और अकाउंट्स असिस्टेंट का एक और लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप सभी के लिए रेशियो एनालिसिस का चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। इस वीडियो लेक्चर में हम सभी जो है रेशियो एनालिसिस के एक और टॉपिक को स्टडी करेंगे, जो कि आपका सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो के जितने भी रेशियोज हैं उन सभी को कवर अप करेंगे। लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि आपको डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। तो सॉल्वेंसी रेशियो से भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो आपको डिटेल में समझना है, कॉन्सेप्चुअल चीज़ें अंडरस्टैंडिंग आपको रखनी है, क्या चीज़ें यहाँ पर जोड़ी जा रही हैं, क्या चीज़ें यहाँ पर एक्सक्लूड करी जा रही हैं, वो सारी के सारे आइटम्स आपको याद रखने हैं। प्लस आइडियल रेशियो मैंने प्रीवियस क्लास कराया था, तो आप देख लीजिएगा। इसमें भी हर क्लास में रेशियो में मैं जो है आपको आइडियल रेशियो जरूर कराऊंगा। आइडियल रेशियो से क्वेश्चन आ सकता है, तो आप सभी जो है आइडियल रेशियो को अच्छे तरीके से समझ के चलिएगा कि किस रेशियो का कौन सा आइडियल रेशियो होता है और किस चीज़ के बढ़ने से रेशियो बढ़ता है, किस चीज़ के घटने से रेशियो घट जाता है। ये सभी आपको यहाँ पर अच्छे से पढ़ने को मिलेगा। और बेसिकली आपको अपने खुद के नोट्स भी यहाँ पर प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि खुद के नोट्स जब आप प्रिपेयर करेंगे तो वहाँ से आपको जो है काफ़ी हेल्पफुल होगी जब आप रिवीजन करेंगे। और एग्जाम टाइम में आपके लिए शॉर्ट नोट्स आपको तैयार होने चाहिए। फॉर्मूले ज़रूर एक पेज पर अलग से लिखिए रखिएगा, ताकि आपको इससे हेल्पफुल हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो लेक्चर को। और जो भी स्टूडेंट जो है एमसीक्यू सीरीज़ के साथ नहीं जुड़ रहा है, वो एमसीक्यू सीरीज़ के साथ जुड़िए, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी एमसीक्यू सीरीज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। तो स्टूडेंट्स, जब हम मतलब समझते हैं सॉल्वेंसी का, तो सॉल्वेंसी का सिंपल सा मतलब होता है कि हमें चेक करना है कि हमारे पास जो लायबिलिटीज़ हैं या हम कहें लॉन्ग टर्म डेब्ट्स हैं वो कितने हैं हमारी इक्विटी के मुकाबले। हमारी इक्विटी मतलब हमने जो शेयर्स वगैरह लिए हुए हैं, इशू किए हुए हैं, उससे जो पैसा लिया हुआ है उसके मुकाबले हमारे पास लॉन्ग टर्म डेब्ट्स कितने हैं, मतलब लायबिलिटी कितनी है। अगर लायबिलिटी हमारी इक्विटी से ज़्यादा है तो कंपनी का इंसॉल्वेंट होना तय हो जाता है। मतलब ज़्यादा, जितना ज़्यादा हो जाता है उतना ज़्यादा तय होता है इंसॉल्वेंसी होना। सॉल्वेंसी का मतलब है कि अगर ये लोन इससे ज़्यादा नहीं रहा इक्विटी के मुकाबले, तो हम सॉल्वेंट रहेंगे, मतलब हम कभी भी दिवालियापन, बैंकरप्सी नहीं हो सकती। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर सॉल्वेंसी रेशियो में हम यही चेक करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास फॉर्मूला आता है इस चीज़ को चेक करने के लिए, वो है अपने पास डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो डायरेक्टली आपके पास रिलेशनशिप शो कर रहा है डेब्ट और इक्विटी के बीच में, कि आपके पास डेब्ट कितनी है और इक्विटी कितनी है। तो इसका फॉर्मूला शॉर्ट टर्म में हम लिख देते हैं डेब्ट अपॉन में इक्विटी। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्मूला है। और आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, डेब्ट का मतलब है लॉन्ग टर्म डेब्ट, लॉन्ग टर्म डेब्ट्स, और अपॉन में आपके पास आ जाएगा शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड, फंड। ठीक है, अब बेसिकली जब हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ की या लॉन्ग टर्म डेब्ट्स की, तो लॉन्ग टर्म डेब्ट्स जो है, जितने भी हमारे पास लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ होती हैं उन सभी को इंक्लूड करके चलता है। जिसमें हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो लोन्स हमने लिए हुए हैं लॉन्ग टर्म्स के लिए, वो लोन्स आ जाएंगे, जैसे कि डिबेंचर्स आपने इशू किए हुए हैं, या आपने कोई मॉर्गेज लोन लिया हुआ है, ये भी आपके पास आ जाएगा। बैंक लोन आपने कोई लिया हुआ है, या और भी कोई फाइनेंशियल डिपॉजिट्स लॉन्ग टर्म के लिए आपने ली हुई हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपके पास लॉन्ग टर्म डेब्ट्स में काउंट किए जाते हैं। और वहीं जब हम बात करते हैं शेयर होल्डर्स फंड की, तो शेयर होल्डर्स फंड बेसिकली बताता है कि आपके पास इक्विटी कितनी है, मतलब कितने आपके पास जो है इक्विटी शेयर्स की कैपिटल है, आपके पास प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी है। तो बेसिकली यहाँ पर शेयर कैपिटल बताएगा प्रेफरेंस एंड इक्विटी की। ठीक है, और फिर बताएगा आपके पास रिजर्व्स कितने हैं, जनरल रिजर्व्स, कैपिटल रिजर्व्स, असेट्रा असेट्रा। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस कितना आपके पास रखा हुआ है, या ये माइनस कर देता है, ये हटा देता है एक्यूमुलेटेड लॉसेस को, यहाँ से माइनस किया जाता है एक्यूमुलेटेड लॉसेस, जो आपके पास इकट्ठे हुए आपके लॉसेस हैं उन सभी लॉसेस को, या फिक्टिटियस एसेट्स को, उन सभी को यहाँ से जो है रिमूव कर दिया जाता है। तो उसके बाद आपके पास जो है बचते हैं आपके शेयर होल्डर फंड। तो शेयर होल्डर फंड में आप रिजर्व्स, प्रॉफिट एंड लॉस, इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और माइनस करते हैं एक्यूमुलेटेड लॉसेस को एंड फिक्टिटियस एसेट्स को, जो भी आपके पास फिक्टिटियस एसेट्स होती हैं बिजनेस के अंदर। ठीक है, और जैसे हम लोग अंडर राइटर कमीशन हो गया या शेयर इशू एक्सपेंसेस हो गया, ये सारे के सारे यहाँ से डिडक्ट
किए जाते हैं, माइनस किए जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी हमने फॉर्मूले को जाना, अब हम इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आपकी स्क्रीन पर आपके पास क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में आपसे डेब्ट टू इक्विटी रेशियो पूछा हुआ है। तो सबसे पहले आपको लॉन्ग टर्म डेब्ट फाइंड आउट करना है, फिर इसके बाद आपको जो है शेयर होल्डर फाइंड आउट करना है, शेयर होल्डर फंड निकालना है, और फिर इसके बाद आपके पास निकल के आ जाएगा डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड, तो शेयर होल्डर्स फंड मैंने बताया होगा आपको, शेयर कैपिटल आती है इसके अंदर। तो शेयर कैपिटल क्वेश्चन में दिया हुआ है तो हम लोग शेयर कैपिटल लिख लेंगे, प्लस इसके अंदर रिजर्व्स एंड सरप्लस आ जाते हैं, तो जिसमें प्रॉफिट इंक्लूड होता है सरप्लस में। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस का पूरा हेड दिया हुआ है, आपने बैलेंस शीट पढ़ी होगी। और इसके बाद हमें इसके अंदर और कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। तो शेयर कैपिटल आपके पास दिया हुआ है 2.5 लाख रुपये का, और आपके पास रिजर्व्स एंड सरप्लस 1,10,000 रुपये के हैं। टोटल कर देंगे 360 आ जाएगा, तो 360 का आपके पास हो गया शेयर होल्डर्स फंड। इसके बाद आप निकालेंगे आपका लॉन्ग टर्म डेब्ट्स। तो लॉन्ग टर्म डेब्ट्स निकाल लेते हैं हम लोग, लॉन्ग टर्म डेब्ट्स। तो लॉन्ग टर्म डेब्ट्स में बेसिकली हम लायबिलिटी की बात करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ अगर हम देखें तो सबसे पहले लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स दे रखा है क्वेश्चन में। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हमारे पास हमारी लायबिलिटीज़ हो जाएगी लॉन्ग टर्म के लिए, प्लस आप इसमें लॉन्ग टर्म प्रोविजंस भी ऐड कर लेंगे, तो आपके पास ये भी लायबिलिटी होती है लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। और मुझे इसमें कोई भी लोन्स वगैरह नहीं नज़र आ रहे हैं, तो हम इसी तरीके से निकाल लेंगे। तो आपके पास लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स दे रखी हैं 1,20,000, और 50,000 का आपके पास दिया हुआ है लॉन्ग टर्म प्रोविज़न। तो आप टोटल कर लेंगे तो आपके पास 1,70,000 आ जाएगा। अब आप क्या करिए, सिंपल फार्मूला लगाइए डेब्ट टू इक्विटी रेशियो का, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। तो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला हमारे पास होता है सिंपल, डेब्ट अपॉन में इक्विटी। मैं शॉर्ट टर्म में लिख रहा हूँ, मैंने भी आपको बताया था कि आपको पूरा भी लिख सकते हैं, लॉन्ग टर्म डेब्ट्स अपॉन में शेयर होल्डर फंड। मैंने डेब्ट टू इक्विटी लिख दिया, और डेब्ट आपके पास है 1,70,000, इक्विटी है आपके पास 3,60,000। आप इसे डिवाइड करेंगे तो ये रेशियो में आपके पास आ जाएगा 0.47:1। ठीक है। अब दोस्तों जब हम बात कर लेते हैं इसके आइडियल रेशियो की, आइडियल रेशियो की अगर हम बात कर लेते हैं आइडियल रेशियो, तो इसका आइडियल रेशियो होता है 2:1। मतलब अगर 2:1 आ रहा है, इससे ज़्यादा नहीं आ रहा है तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लॉन्ग टर्म डबल हो सकता है इक्विटी के, क्योंकि ऊपर आपके पास लॉन्ग टर्म डेब्ट्स है और नीचे इक्विटी है, और ये तो बहुत कम आ रहा है। कम आ रहा है तो इसका मतलब कंपनी बिल्कुल मतलब सॉल्वेंसी में है, कंपनी इंसॉल्वेंट की कगार पर अभी नहीं आई है। इसी तरीके से हम एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चे। देखिए आपके स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, तो इसमें भी डेब्ट टू इक्विटी रेशियो निकालना है। अब देखिए यहाँ इन्फॉर्मेशन थोड़ी कम गिवन है। अब इन्फॉर्मेशन कम गिवन है तो हम टोटल डेब्ट तो निकाल पा रहे हैं, टोटल डेब्ट निकाल पा रहे हैं, लेकिन हम लॉन्ग टर्म डेब्ट नहीं निकाल पा रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म डेब्ट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए टोटल डेब्ट जो होता है, मतलब जो टोटल लायबिलिटी होती है आपकी, वो कैसे बनती है, वो बनती है आपके पास नॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है, नॉन करंट लायबिलिटीज़, और नॉन करंट लायबिलिटीज़ में आपके पास प्लस हो जाता है करंट लायबिलिटीज़। तो दोनों लायबिलिटीज़ मिलने के बाद आपके पास जो है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ और टोटल लायबिलिटीज़ बनती हैं। तो आपके पास टोटल लायबिलिटीज़ दी हुई है 2,60,000। अब नॉन करंट यानी कि वही लॉन्ग टर्म करंट लायबिलिटी है, तो NCL लिख दिया मैंने इसे शॉर्ट में, और करंट लायबिलिटी आपके पास 40,000 दी हुई है, तो इसको इधर जाकर माइनस कर देंगे तो आपके पास नॉन करंट लायबिलिटीज़ जो है 2,20,000 की आ जाएगी, क्योंकि 260 माइनस 40। ठीक है, तो ये तो आ गया आपका लॉन्ग टर्म डेब्ट। अब जो लॉन्ग टर्म डेब्ट है, इस नॉन करंट लायबिलिटीज़ को ही हम लॉन्ग टर्म डेब्ट बोल रहे हैं, क्योंकि इसी में आपके पास लॉन्ग टर्म डेब्ट्स होते हैं। ठीक है, मतलब लंबे समय के लिए लायबिलिटी होती है और कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है नहीं, तो इसको हमने पूरा लॉन्ग टर्म डेब्ट मान लिया। अब हम बात करते हैं बच्चे इक्विटी की। तो देखिए इक्विटी कैसे निकालेंगे, हम सबसे पहले बैलेंस शीट का फॉर्मेट समझते हैं। आपने बैलेंस शीट देखी होगी, तो इस तरीके से आपके पास यहाँ पर जो है शेयर होल्डर फंड आ जाता है। शेयर होल्डर फंड आपने नई वाली के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, शेयर होल्डर्स फंड आ जाएगा पहला। फिर दूसरा आपके पास जो है नॉन करंट लायबिलिटी NCL, ठीक है, और तीसरा आपके पास जो है वो करंट लायबिलिटीज़ आ जाता है। और यहाँ पर आपके पास जो है एसेट्स दी होती हैं, तो मैंने टोटल एसेट्स ले ली, क्योंकि अभी आपके पास टोटल एसेट्स दी हुई हैं यहाँ पर।
तो आपको पता ही होगा कि टोटल एसेट्स टोटल लायबिलिटी के इक्वल होती है। तो क्वेश्चन में टोटल एसेट्स 1,10,000 दी हुई है 8,10,000 रुपये की, तो यहाँ पर ये टोटल एसेट लायबिलिटी भी 8,10,000 रुपये की होगी, है ना। क्लियर बात है यहाँ तक। अब आपके पास जो है यहाँ पर ये नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी से टोटल डेब्ट दिया हुआ है। तो अगर मैं इस टोटल एसेट में से, टोटल एसेट टोटल लायबिलिटी के बराबर है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, टोटल एसेट्स में से माइनस कर सकता हूँ आपका टोटल डेब्ट्स। टोटल डेब्ट्स अगर मैं यहाँ से माइनस कर दूंगा तो आपके पास क्या बच जाएगा, आपके पास फाइनल जो है वो शेयर होल्डर्स फंड बच जाएगा। आपके पास शेयर होल्डर्स फंड यहाँ से जो है वो रिमेनिंग बचेगा। तो ये दिया हुआ है आपके पास 8,10,000 रुपये का, और ये आपके पास दिया हुआ है 2,60,000। तो आप इसको आपस में माइनस कर देंगे तो आपके पास ये जो वैल्यू बचेगी वो आएगी हमारे पास 6,50,000। तो 5,50,000 आएगा। 5,50,000 आपके पास जो है यहाँ से आ जाएगा शेयर होल्डर फंड दोस्तों। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हमने टोटल लॉन्ग शेयर होल्डर फंड भी निकाल दिया, लॉन्ग टर्म डेब्ट भी निकाल ली, तो अब इजी हो गया। अब निकालिए डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। तो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, ठीक है, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो इक्वल्स टू डेब्ट अपॉन में इक्विटी, शॉर्ट में अगर लिखें तो डेब्ट अपॉन में इक्विटी। डेब्ट आपके पास आ गया कितना, अभी अभी निकाला था हमने 2,20,000, और अभी आपने लायबिलिटी शेयर होल्डर फंड निकाला 5,50,000। डिवाइड कर दीजिए, ये आएगा 0.4:1। ठीक है, तो अभी भी अंडर में ही है हमारे आइडियल रेशियो से। तो बिल्कुल आप सभी को समझ में आया होगा यहाँ तक किस तरीके से आपको क्वेश्चन को करना होता है। अब दोस्तों अब हम निकालते हैं यहाँ से प्रोप्राइटरी रेशियो के बारे में पढ़ते हैं। तो प्रोप्राइटरी रेशियो क्या बताता है, प्रोप्राइटरी रेशियो बताता है कि आपके पास आपकी टोटल एसेट्स के मुकाबले आपके पास इक्विटी यानी कि शेयर होल्डर्स फंड कितना है। मतलब टोटल एसेट्स से यहाँ पर जो है वो कंपैरिजन की जा रही है। तो टोटल एसेट्स देखते हैं कितना है हमारे पास, फिर उसके बाद इक्विटी हम देखते हैं और दोनों के बीच में कंपैरिजन करते हैं प्रोप्राइटरी रेशियो के अंदर। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चल जाता है कि ओनर्स के पास कितनी ज़्यादा है टोटल एसेट्स अपनी इक्विटी से, शेयर होल्डर फंड से। तो प्रोप्राइटरी रेशियो का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा प्रोप्राइटरी रेशियो इक्वल्स टू इक्विटी अपॉन में, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इक्विटी अपॉन में टोटल एसेट्स, और आप ऊपर यूज़ कर सकते हैं शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है, और में आप लिख सकते हैं शेयर होल्डर्स फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। दैट्स इट दोस्तों। ठीक है, क्लियर है। तो देखिए इसको मैं एक क्वेश्चन की हेल्प से समझाता हूँ। तो नीचे हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें डेब्ट टू इक्विटी और प्रोप्राइटरी रेशियो दोनों ही निकालना है। सबसे पहले डेब्ट टू इक्विटी रेशियो निकाल देते हैं, है ना, जिससे सिंपल हो जाएगा, फिर उसके बाद वो निकाल देंगे। अब यहाँ पे ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग है क्वेश्चन में, मैंने ध्यान नहीं दिया था, वो मैं आपको सबसे पहले लिख देता हूँ। तो आपके पास यहाँ पर गुडविल भी दी हुई है, गुडविल दी हुई है 5 लाख की, और क्वेश्चन में आपके पास और इन्फॉर्मेशन गिवन है, वो है अदर नॉन करंट एसेट्स। अदर नॉन करंट एसेट्स भी आपके पास गिवन है, वो है क्वेश्चन में 22 लाख रुपए की। और नेक्स्ट आपके पास जो है करंट एसेट्स भी गिवन है, करंट एसेट्स, और वो है आपके पास 18 लाख की। ठीक है, तो ये कुछ मिसिंग इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे ध्यान नहीं रहा। और अब देखिए, अब इसको क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लॉन्ग टर्म डेब्ट निकाल लेते हैं, फिर इक्विटी निकालते हैं। तो लॉन्ग टर्म डेब्ट्स निकालते हैं, लॉन्ग टर्म डेब्ट। तो लॉन्ग टर्म डेब्ट क्या क्या दे रखा है, देखिए डिबेंचर दिया हुआ है, लोन दिया हुआ है, दोनों लिख लीजिए। ठीक है, 6% डिबेंचर प्लस में लोन। ठीक है, तो ये दोनों ही हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो एक है 10 लाख और प्लस 7 लाख इक्वल्स टू 17 लाख का आपके पास आ गया लॉन्ग टर्म डेब्ट। इसके बाद शेयर होल्डर्स फंड निकालिए, शेयर होल्डर्स फंड।
शेयर होल्डर्स फंड में मैंने क्या बताया था, आपके पास आ जाती हैं इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व्स वगैरह, है ना। तो इक्विटी शेयर कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है, इक्विटी शेयर कैपिटल। क्वेश्चन में रिजर्व के नाम पर जर्नल रिजर्व्स दिया हुआ है आपके पास, जर्नल रिजर्व्स, ठीक है। फिर आप प्लस कर दीजिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है, ठीक है। वो माइनस में हो प्लस में हो वो एक अदर थिंग है। तो यहाँ पर आपके पास इक्विटी है 15 की और आपके पास जनरल रिजर्व है 10 लाख का, और नेक्स्ट आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस में लॉस का बैलेंस है, तो हम माइनस कर देते हैं 1 लाख रुपए, दैट्स इट, ठीक है। तो टोटल हो गया 25 और माइनस 1 यानी कि 24 लाख आपके पास आ गया शेयर होल्डर फंड, ठीक है। अब हम टोटल एसेट्स भी निकाल ही लेते हैं, सारी चीज़ें निकाल के रखते हैं क्योंकि प्रोप्राइटरी रेशियो में टोटल एसेट्स की ज़रूरत पड़ेगी। टोटल एसेट्स के लिए आप सिंपल क्या करिए, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स को जोड़ दीजिए, और गुडविल भी आपके पास गिवन है तो उसे भी जोड़ दीजिए। तो गुडविल प्लस अदर नॉन करंट, ठीक है। देखिए अगर आपके पास ना नॉन करंट एसेट्स ही दी होती तो आप गुडविल इसमें नहीं जोड़ते, क्यों? क्योंकि नॉन करंट एसेट्स में गुडविल भी इंक्लूड हो जाती, लेकिन आपके पास अदर नॉन करंट एसेट्स दी हुई है तो गुडविल इसमें इंक्लूडेड नहीं होती। और करंट एसेट्स, आप अगर बैलेंस शीट को याद कर पा रहे हो मेरे साथ, बैलेंस शीट आपके माइंड में चल रही हो, तो अगर रेशियो के आपको अच्छे से इफेक्टिवली क्वेश्चन करने हैं तो आप बैलेंस शीट को माइंड में याद रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं आप सभी को सजेस्ट करूँगा कि आप सभी बैलेंस शीट को अच्छे से माइंड में कैप्चर ज़रूर कर लें। 5 लाख का ये दिया हुआ है, ये आपके पास 22 लाख का दिया हुआ था, और करंट एसेट्स आपके पास 18 लाख दिया हुआ था। टोटल कर लेंगे तो ये 27 और 18 35 45 लाख आ जाएगा, दैट्स इट। अब देखिए आप फार्मूला लगाते हैं, तो सबसे पहले आपके पास निकलेगा डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। तो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो से हम निकाल लेंगे, आपका फार्मूला होगा डेब्ट अपॉन में इक्विटी, डेब्ट अपॉन में इक्विटी। तो लॉन्ग टर्म डेब्ट आपके पास आया था 17 लाख, इक्विटी आई थी 24 लाख, 17 लाख और 24 लाख। तो डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा, ये हो जाएगा 0.71:1, ठीक है। तो डेब्ट इक्विटी रेशियो आ गया। इसके बाद प्रोप्राइटरी रेशियो भी निकाल लीजिए, प्रोप्राइटरी रेशियो होता है इक्विटी अपॉन में टोटल एसेट्स, इक्विटी अपॉन में टोटल एसेट्स। इक्विटी आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ है 24 लाख, और आपने अभी जो है निकाला है टोटल एसेट्स, वो है आपके पास 45 लाख। डिवाइड कर दीजिए, कितनी वैल्यू आएगी, यह आपके पास आ जाएगा 0.533, परसेंटेज में कन्वर्ट कर लीजिए तो ये 53.33% आ जाएगा। तो ये परसेंटेज में आता है, इसलिए मैंने इसको परसेंटेज में कैलकुलेट किया है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा कि किस तरीके से आपको क्वेश्चंस को करना है। तो स्टूडेंट्स जब हम बात करते हैं कैपिटल गियरिंग रेशियो की, तो कैपिटल गियरिंग रेशियो बताता है कि अगर आपके पास इक्विटी कैपिटल जो है इंक्लूडिंग ऑल रिजर्व्स एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, उसके मुकाबले आपके पास फिक्स्ड कॉस्ट कितनी आती है, मतलब फिक्स कॉस्ट ऑफ बेयरिंग कितनी आती है, इसके बीच के रिलेशनशिप को शो करता है कि आपके पास एक कैपिटल को कलेक्ट करने के लिए कितना आपको जो है कॉस्ट बियर करना पड़ता है। कॉस्ट बियर करने का मतलब है कि जो आप कैपिटल ले रहे हैं बाहर से, इक्विटी पर ले रहे हैं या प्रेफरेंस शेयर्स पे ले रहे हैं, उनको आपको डिविडेंड कितना देना है, कितनी कॉस्ट आपके पास जो है आ रही है, उस फिक्स कॉस्ट को हम जो है कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले आपके पास फार्मूला देखिए, फार्मूला हम लिखेंगे कैपिटल गियरिंग रेशियो, कैपिटल गियरिंग रेशियो, और इसको आप एक नाम से और जानते हैं जिसको आप लिवरेज रेशियो भी कहते हैं, ठीक है। तो आप इसे लिवरेज रेशियो भी कह सकते हैं और कैपिटल गियरिंग रेशियो भी। तो इसका फॉर्मूला होता है सिंपल सीधा, इक्विटी शेयर कैपिटल आपके पास जो है, इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आपके पास रिजर्व्स कितने के हैं, और आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस कितना है, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस। अपॉन में आप निकालेंगे फिक्स्ड कॉस्ट
बेयरिंग कैपिटल, फिक्स कॉस्ट बेयरिंग कैपिटल आप निकालते हैं। इसका मतलब क्या होता है, देखिए फिक्स्ड कॉस्ट बेयरिंग कैपिटल, कैपिटल को बेयर करने के लिए फिक्स कॉस्ट, उसमें आपके पास आएगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पे आपको डिविडेंड देना पड़ता है, ठीक है। और फिर इसके बाद ये फिक्स है आपकी, है ना, कैपिटल ये फिक्स है, इस पे जाना ही जाना है अमाउंट। कुछ ऐसे डिबेंचर्स होते हैं, डिबेंचर्स पे आपको एक फ़िक्स अमाउंट जाना ही जाना होता है। इसी तरीके से और अलग तरीके से लॉन्ग टर्म डेब्ट्स हो सकते हैं जिन पर आपको फ़िक्स पैसे देने ही होते हैं, जैसे आपको इंटरेस्ट देना ही देना होता है आपका लोन्स पर फिक्स अमाउंट में, डिविडेंड पर डिविडेंड देना होता है, प्रेफरेंस शेयर्स पर डिबेंचर पे इंटरेस्ट देना होता है जो कि फ़िक्स होता है, इसलिए यहाँ पर हम फिक्स बेयरिंग कैपिटल आपके पास ये आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास टॉपिक आता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अब इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आपको क्या बताएगा, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बताएगा कि जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो प्रॉफिट में से आपके पास बियर हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, इतना आपके पास इंटरेस्ट जा रहा है, इससे ज़्यादा तो आप इसे पे नहीं कर रहे हैं, ये आप जो है वो बेसिकली यहाँ पर चेक करते हैं। तो इसके लिए सिंपल सा आपके पास फॉर्मूला हो जाता है नेट प्रॉफिट, या आप अर्निंग भी लिख सकते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो इंटरेस्ट और टैक्स से पहले आपके पास अर्निंग या नेट प्रॉफिट कितना है, अपॉन में फिक्स इंटरेस्ट चार्ज, जो आपके पास फिक्स इंटरेस्ट आप पे कर ही कर रहे हैं, या फिर आप इसको बोल सकते हैं इंटरेस्ट पेबल, ठीक है, या फिर आप इसको बोल सकते हैं इंटरेस्ट पेबल। दैट्स इट। क्लियर बच्चे, यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा कि किस तरीके से आपके पास फॉर्मूला बनता है। और देखिए हम लोग इसको क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं, जिससे आपके पास जो है ये आपको क्लियरली अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले मैं आपको इंटरेस्ट कवरेज रेशियो को करा रहा हूँ एक क्वेश्चन के थ्रू। तो आप जो है आपके पास, मैं एक चीज़ आपको समझाता हूँ उससे पहले कि आपके पास जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड ये है, इसको कैसे निकालना है। देखिए आपके पास होता है EBIT, EBIT को आप बोलते हैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, लिख देता हूँ मैं, अर्निंग बोल सकते हैं या नेट प्रॉफिट भी बोल सकते हैं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है, ये आ गया आपके पास EBIT। अब EBIT अगर सपोज दैट आपके पास दिया हुआ है 110, तो सबसे पहले आप इसमें से माइनस करते हैं इंटरेस्ट, जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, INT लिख दिया मैंने शॉर्ट में। इंटरेस्ट सपोज दैट हमने 10 रुपये का पे कर दिया, तो आपके पास ये बचा 100 रुपीज़ का। अब 100 रुपीज़ का आपके पास आया EBT मतलब अर्निंग बिफोर टैक्स, इंटरेस्ट तो हट गया, इंटरेस्ट के बाद का प्रॉफिट है ना, लेकिन बिफोर टैक्स है, अभी टैक्स इसमें से माइनस नहीं हुआ। तो अब आप इसमें से टैक्स माइनस करेंगे, टैक्स मान लीजिए 30% दिया हुआ है, ठीक है, 30% आप इसका निकालेंगे तो इसका 30 आ जाएगा 30%, ये आपके पास आ गया 70, और ये हो गया आपके पास EAT मतलब अर्निंग आफ्टर टैक्स। तो टैक्स के बाद आपके पास अर्निंग कितनी आ रही है, ठीक है। अब क्या होगा, क्वेश्चन में आपके पास EAT गिवन होगा और आपको निकालना होगा EBIT। तो देखिए कैसे निकालेंगे, अगर आपके पास EAT दिया हुआ है 70 रुपीज़, तो सबसे पहले आप इसमें टैक्स ऐड करेंगे। टैक्स आपके पास यहाँ पर अमाउंट नहीं दिया होगा, यहाँ तो 30% है, लेकिन आपको डायरेक्ट आप निकाल लेंगे EBT। और EBT आप कैसे निकालेंगे डायरेक्ट, वो ज़रा ध्यान से समझेंगे। आपके पास जो है 70% की वैल्यू दी हुई है, 70 मतलब 100 में से अगर 30 गया तो 30% गया तो 70% बचा होगा ना, तो 70% आप नीचे लिख रहे हैं, परसेंटेज नीचे लिख रहे हैं, ध्यान रखिएगा। और आपके पास जो वैल्यू है 70 वैल्यू बची है, रुपीज़ है, ये यहाँ ऊपर लिख रहे हैं आप, इसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं उससे जो आपको चाहिए, आपको कितना चाहिए 100% की वैल्यू चाहिए, तो आप 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो आपके पास ये कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो देखिए टैक्स 30 का प्लस करके EBT 100 ही आ रहा है। फिर आप इसमें जो है इंटरेस्ट को भी जोड़ दीजिए, इंटरेस्ट 10 रुपये था और ये आ गया 110, और ये आ गया आपके पास EBIT। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये चीज़ जो है मैं क्वेश्चन की हेल्प से समझाऊंगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। देखिए जैसे इस क्वेश्चन में आपके पास नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दे रखा है,
तो मैं इसे लिख देता हूँ EAT शॉर्ट में लिख दूँ, अर्निंग आफ्टर टैक्स 1,98,000। अब आपको निकालना है क्या, आप इसमें टैक्स ऐड करेंगे तो आपके पास EBT आ जाएगा। क्या आ जाएगा, EBT। लेकिन टैक्स तो आपके पास रेट दिया हुआ है 40%, ठीक है ना, और ये वैल्यू आपको पता करनी है। तो देखिए ध्यान से समझेंगे, अगर 100 वैल्यू थी और उसमें से आपने 40 का टैक्स माइनस किया तो आपके पास 60% की वैल्यू बचनी चाहिए, और वो 60% की वैल्यू कितनी है, 1,98,000, क्योंकि ये बचा हुआ होता है ना। तो आपको निकालना है EBT। EBT निकालेंगे आप EAT अपॉन में जितना परसेंटेज बचा, कितना परसेंटेज बचा, 60% बचा, तो वो नीचे रख दिया। कितना परसेंटेज चाहिए, 100% चाहिए, तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो EAT आपके पास कितना है, 1,98,000 है, 1,98,000 और ये 60 इंटू में 100, तो एक ज़ीरो से एक ज़ीरो आपके पास कैंसिल हो जाएगा, और आप इसको 6 से डिवाइड कर देंगे बच्चे। तो जब आप इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 3,30,000 आ जाएगा। तो 3,30,000 आपके पास आ गया आपका EBT। अब इसमें आप क्या ऐड कर देंगे, अब इसमें आप जो इंटरेस्ट पे कर रहे थे वो ऐड कर देंगे। तो इंटरेस्ट देखिए, आप डिबेंचर दिया हुआ है 15%, तो डिबेंचर पे 15% का इंटरेस्ट पे होता है, तो वो आप पे करेंगे। तो 2 लाख का 15% निकालेंगे, आपके पास 30,000 रुपये का इंटरेस्ट आ जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे तो आपके पास EBIT जो फाइनल आ जाएगा वो आ जाएगा आपके पास 3 लाख EBIT या नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 3,60,000। अब EBIT इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ICR का फॉर्मूला लगाइए, EBIT अपॉन में इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट आप पे कर रहे हैं। तो EBIT अभी आपने निकाला 3,60,000 अपॉन में इंटरेस्ट आप पे कर रहे हैं 30,000, तो ये आपके पास 12 टाइम्स आ गया। कितना आ गया, 12 टाइम्स आ गया। क्लियर है स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इट इज़ वेरी गुड, क्योंकि नॉर्मली जो कैपेसिटी होती है वो 6 to 7 आपके पास होती है। 6 to 7 टाइम्स इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आता है तो अच्छा माना जाता है, लेकिन ये इससे ज़्यादा है तो और बेटर है, ठीक है, क्योंकि इस कंपनी के पास ज़्यादा प्रॉफिट है इंटरेस्ट को पे करने के लिए 12 टाइम्स। अब देखिए आगे चलते हैं। अब मैं इसी क्वेश्चन में आपको कैपिटल गियरिंग रेशियो भी कराऊंगा, डेब्ट इक्विटी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, ये भी कवर अप हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको 4 रेशियो निकालना है, डेब्ट टू इक्विटी, प्रोप्राइटरी, कैपिटल गियरिंग और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स ये दिया हुआ है, और टैक्स अमाउंट है आपके पास 50%। तो सबसे पहले मैं नीचे या चलो ऊपर से स्टार्ट करते हैं। तो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो निकालना है, तो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, तो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला होता है डेब्ट अपॉन में इक्विटी, डेब्ट अपॉन में इक्विटी। अब मैं इसमें डायरेक्ट करके बता देता हूँ आपको। तो आपके पास लॉन्ग टर्म डेब्ट चाहिए आपको, तो लॉन्ग टर्म डेब्ट्स के लिए आपके पास यहाँ पर ये दोनों दे रखे हैं 2 लाख रुपए का। लॉन्ग टर्म डेब्ट आपके पास कितना दिया हुआ है, 2 लाख रुपए का, तो डायरेक्ट आप 2 लाख रुपए यहाँ से ले लेंगे लॉन्ग टर्म डेब्ट्स। और इक्विटी के लिए आपके पास होता है आपका शेयर होल्डर फंड, तो ये रहा आपका शेयर होल्डर फंड। इन दोनों को आप जोड़ दीजिए तो आपके पास 6 लाख आ रहा है, तो 6 लाख का आपके पास आ गया आपका इक्विटी, ठीक है। तो आपके पास ये आ गया 2 लाख और 6 लाख का आपके पास आ गया था इक्विटी। तो आप अगर रेशियो निकालेंगे तो 0.33:1 आएगा, 0.33:1। नेक्स्ट आप निकाल लीजिए प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला होता है आपके पास इक्विटी अपॉन में टोटल एसेट्स, अपॉन में टोटल एसेट्स, ठीक है, इक्विटी अपॉन में टोटल एसेट्स। तो इक्विटी अभी हमने निकाली 6 लाख रुपए की, और टोटल एसेट्स तो खैर बैलेंस शीट में से टोटल अमाउंट आप देख लेंगे। टोटल एसेट्स 10,80,000 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि टोटल एसेट तो डायरेक्ट हमारे पास बैलेंस शीट का टोटल ही दिया होता है। तो आप अगर इसको निकाल लेंगे तो ये आपका परसेंटेज आ जाएगा 5.56%। दैट्स इट दोस्तों, समझ में आया होगा आपको। अब कैपिटल गियरिंग रेशियो निकाल रहे हैं, कैपिटल गियरिंग रेशियो। तो कैपिटल गियरिंग रेशियो आपके पास कैसे निकलेगा, उसके लिए आपको सबसे पहले इक्विटी, फॉर्मूला क्या होता था, इक्विटी शेयर कैपिटल, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ शेयर कैप, रिजर्व्स एंड सरप्लस, या आपके पास जो भी रिजर्व्स
दिए होते हैं, प्लस आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस का जो भी बैलेंस दिया होता है। अपॉन में आपके पास आ जाती है फिक्स कैपिटल, फिक्स कॉस्ट बियरिंग कैपिटल, जिसमें आपके पास प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आ जाती है, इस पर आपको फिक्स देना ही होता है। डिबेंचर्स आ जाते हैं और आपके पास लोन्स आ जाते हैं, जो भी आपने लोन्स दिए हों। अब देख लीजिए यहाँ से आपके पास क्या क्या वैल्यू दी हुई हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल आपके पास दिया हुआ है 3 लाख का, ठीक है। और फिर जनरल रिजर्व देख लेते हैं या रिजर्व्स देख लेते हैं। तो रिजर्व्स इन सरप्लस में आपके पास जनरल रिजर्व और प्रॉफिट दिया हुआ है। तो टोटल आपके पास 1,80,000 और 3 लाख, तो ये आपके पास 4,80,000 हो गया। यह जुड़ जाएगा जनरल रिजर्व्स और ये प्रॉफिट एंड लॉस, तो 4,80,000 आपके पास हो गया ऊपर का टोटल। या चलिए मैं इसको अलग अलग जोड़ देता हूँ जिससे आपको अच्छा आइडिया रहे, ठीक है। ये था आपके पास 1,20,000 रुपये का और प्रॉफिट एंड लॉस था 60,000 रुपये का। अब आपके पास प्रेफरेंस शेयर कैपिटल देख लें। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1,20,000 की, मॉर्गेज लोन और ये दिया था आपके पास 50 और 1.5 लाख, तो ये दिया हुआ था आपके पास, फिर भूल गया यार मैं, तो ये था 1,20,000 रुपये का, 1,20,000 रुपये का, ये 50,000 रुपये का डिवेंचर और 1,20,000 का आपके पास मॉर्गेज लोन दिया हुआ था, ठीक है। तो ये ले लिया हमने इसकी वैल्यू टोटल। अब इसकी वैल्यू टोटल कर देंगे पीछे जाकर, तो ऊपर हो रहा है 480। एक और पेज इंसर्ट कर लेते हैं। ये हो गया आपके पास 4,80,000 और ये हो गया आपके पास 3,20,000। डिवाइड कर दीजिए मेरे दोस्त, आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 1.5:1। कैपिटल गियरिंग रेशियो भी आ गया, CGR, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आपके पास चाहिए इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो इसके लिए सबसे पहले आप EBIT निकालेंगे। EBIT के लिए आपके पास EAT दिया हुआ है क्वेश्चन में। EAT क्वेश्चन में दिया हुआ है आपके पास, अर्निंग आफ्टर टैक्स ही लिखूंगा मैं से, ठीक है ना। ये दिया हुआ है आपके पास 63,000 और रेट ऑफ टैक्स है 50%। तो 63,000, इसमें आप टैक्स को ऐड करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू बन के आएगी वो होगी EBT, और ये 50% है टैक्स रेट। तो आप अगर 50% निकालें, पिछले बार ना समझे हो तो दोबारा समझा रहा हूँ मैं। अगर आपको निकालना होता है EBIT तो फॉर्मूला होता है EAT आप रखेंगे अपॉन में जितने परसेंट की वैल्यू, देखिए 100 था, 50% आपने टैक्स लगा दिया तो 50% की वैल्यू बची होगी 63,000। तो 50% इंटू में जितना निकालना है 100% निकालना है, तो 63,000 डिवाइडेड बाय 50 इंटू में 100, तो डबल हो जाएगा 1,26,000। तो ये आ गया आपके पास 1,26,000। इसमें आप ऐड कर देंगे इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट आप 2 आइटम्स पर पे कर रहे थे, निकालते हैं। इंटरेस्ट आप डिबेंचर पे करेंगे 50,000 का 12%, 12×5 = 60, 6,000 आ गया। मॉर्गेज लोन पर आप पे कर रहे हैं 10%, तो 1.5 लाख का 10% 15,000, तो 6 और 15,000 आपके पास 21,000 का टोटल इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है। टोटल कर दीजिए 1,47,000 आपके पास आ जाएगा आपका EBIT, ठीक है। EBIT आपके पास 1,47,000 आ जाएगा। अब इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ICR आपके पास होता है फॉर्मूला EBIT शॉर्ट में अपॉन में इंटरेस्ट जो आप पे कर रहे हैं। तो EBIT 1,47,000, इंटरेस्ट आप पे कर रहे हैं 21,000 रुपीज़ का। तो आपके पास जो वैल्यू फाइनल बच के आएगी बच्चे डिवाइड करने पर, वो आएगी आपके पास 7 टाइम्स। इट इज़ गुड बिकॉज नॉर्मल रेट आर 6 to 7 टाइम्स ही होता है ICR, तो इट इज़ वेरी गुड, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ तक हमने जो है अपने सॉल्वेंसी रेशियो के सारे टाइप को कर दिया है और होपफुली आपको अच्छे से समझ में आए भी होंगे।